हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपीएस के बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को। किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक वित्तीय सुरक्षा है। खासकर जब वह बुढ़ापे में पहुंच जाता है, उसी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक तरीका पेंशन योजनाओं के माध्यम से है। भारत ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के सभी घटकों को मिला करके एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस शुरू की है। हालांकि लोगों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस जो अभी मिल रहा है से एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने के बीच विकल्प है। यानी जो कर्मचारी चाह रहे हैं कि वह एनपीएस से यूपीएस में जाएं, वह जा सकते हैं, और यदि वह नहीं जाना चाहते हैं तो वह एनपीएस में ही रह सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं आगे। अवलोकन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। और लक्ष्य का समूह है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को। कर्मचारी का योगदान इसमें होने वाला है मूल वेतन का 10% और महंगाई भत्ता यानी कि डीए। नियोक्ता का अंशदान यानी कि सरकार द्वारा दिया जाएगा 18.5% मूल वेतन में प्लस महंगाई भत्ता को दिया जाएगा। आगे अब देखते हैं कि आखिर एकीकृत पेंशन योजना है क्या। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की घोषणा 24 अगस्त 2024 को की गई थी। इसे 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा। इसे शुरू करने का उद्देश्य केवल पुरानी और राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के बीच के अंतराल को भरना और पेंशन प्रणाली में कुशल और सुचारू बनाना था। यूपीएस एक अनिवार्य प्रणाली नहीं है, क्योंकि लोग एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के बीच चयन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही लचीली प्रणाली है जिसे राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं या नहीं। महाराष्ट्र राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य था। यानी कि जो महाराष्ट्र है उसमें यूपीएस लागू हो चुका है और वह भारत का पहला राज्य भी बन चुका है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एकीकृत पेंशन योजना की कई प्रमुख विशेषताएं इसे पेंशन योजनाओं के अन्य मॉडलों से बेहतर बनाती हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, तो आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है हाइब्रिड मॉडल, यानी कि यूपीएस एक निश्चित राशि की गारंटी देकर और सरकार और कर्मचारियों दोनों से राजस्व एकत्र करके पेंशन भोगियों की योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान मॉडल के संयोजन का पालन करता है। लचीलापन लचीलापन यूपीएस तुलनात्मक रूप से अधिक लचीला और पोर्टेबल है, क्योंकि यह कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों की नौकरियों में पेंशन के अपने लाभों को ले जाने की अनुमति देता है। यह कर्मचारियों को केवल सरकार के लिए काम करने तक सीमित नहीं रखता है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो यूपीएस सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं को भी शामिल कर सकता है, ताकि कोई पेंशन योजना का लाभ उठा सके, अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। टिकाऊ यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस दोनों द्वारा प्रयुक्त दृष्टिकोण का अनुसरण करता है यूपीएस, जो इसे टिकाऊ बनाता है। इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करती हैं। इसके प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है निश्चित पेंशन। 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन राशि के हकदार हैं। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जिन कर्मचारी का जो सेवा है वह 25 वर्ष होता है, तो वैसी परिस्थिति में जो उनका मूल वेतन होगा उसके 50% के समान उनको पेंशन राशि के दिया जाएगा।
वहीं अब बात करते हैं 10 वर्ष। तो 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी निश्चित पेंशन के रूप में 10,000 रुपये मासिक पाने के हकदार हैं। यानी कि वैसे कर्मचारी जो केवल 10 साल तक ही सेवा दे पाते हैं, तो वैसे कर्मचारियों को 10,000 मिनिमम पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं पेंशन का हस्तांतरण। तो पेंशनभोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद पेंशनभोगी का जीवन साथी पेंशनभोगी की पेंशन का 60% प्राप्त करने का हकदार है। यानी किसी परिस्थितिवश जो पेंशन प्राप्त करने वाला कर्मचारी है, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो आश्रित हैं उनको उसका यानी पेंशन का 60% दिया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं महंगाई भत्ता की। तो महंगाई भत्ता यानी कि डीए यूपीएस कर्मचारियों को डीए प्रदान करता है, क्योंकि यह एक मुद्रास्फीति को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। महंगाई राहत सेवा कर्मचारियों के समान ही औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होंगी। अब बात करते हैं एकीकृत पेंशन योजना के लिए पात्रता और मानदंड क्या रहने वाले हैं। तो इच्छित इच्छुक व्यक्तियों को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता मानदंडों का पूरा करते हैं या नहीं। एकीकृत पेंशन योजना के लिए जो मानदंड हैं कुछ इस प्रकार से हैं। कम से कम 10 वर्षों से कार्यरत सरकारी कर्मचारी एक निश्चित पेंशन पाने के हकदार होंगे। जिन सरकारी कर्मचारियों का कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली जाएगी, वे अपने औसत मूल वेतन का 1% पेंशन के रूप में प्राप्त करने के हकदार होंगे। आगे है वे सरकार कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत हैं और वे भी जो एनपीएस के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का विकल्प चुन सकते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत जो न्यूनतम राशि है वह 10,000 निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं एकीकृत पेंशन योजना का रिटर्न क्या होने वाला है। तो यूपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक आय प्रदान की जाती है। कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान नीचे दिया गया है, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। कम से कम 10 वर्षों के कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का मूल वेतन का 18.5% महंगाई भत्ता के साथ योगदान देंगे और कर्मचारी मूल वेतन का 10% और महंगाई भत्ता यानी कि डीए का मासिक योगदान देंगे। 25 वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व प्राप्त उनके औसत मूल वेतन का 50% राशि के रूप में उनको पेंशन प्रदान किया जाएगा। यूपीएस के तहत पेंशन की गणना कैसे की जाती है। तो यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों के पास कम से कम 25 साल का सेवा अनुभव होना चाहिए। हालांकि कम से कम 10 वर्ष तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को मिनिमम 10,000 रुपया पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन की राशि एक साल में व्यक्ति के वेतन के औसत का आधा यानी कि 50% होगा। पेंशन भोगी के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उनके जो आश्रित होंगे उनको 60% दिया जाएगा। क्या यूपीएस से एनपीएस में स्विच किया जा सकता है? यह भी बहुत कर्मचारियों के सवाल होंगे। तो कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि अगर कोई कर्मचारी स्विच करता है तो वह फिर से एनपीएस में वापस नहीं जा सकता है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा उलटफेर संभव नहीं होगा। एकीकृत पेंशन योजना के नुकसान कौन-कौन से हो सकते हैं? तो एकीकृत पेंशन योजना के कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कुछ प्रमुख नुकसान नीचे दिए गए हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कर्मचारी योगदान यानी कि यूपीएस को कर्मचारियों से भी योगदान की आवश्यकता होती है, जो कर्मचारियों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। जटिल स्विचिंग प्रक्रिया एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की प्रक्रिया जटिल है और इच्छुक कर्मचारियों के लिए निर्धारित नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में
क्या क्या अंतर रहने वाले हैं। तो विशेषताएं दी गई हैं, उसके बगल में देखिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस जो अभी चल रहा है, और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यानी कि जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। तो इसकी चर्चा करते हैं। प्रयुक्त मॉडल की चर्चा करें तो इसमें देखिए यहाँ पे परिभाषित लाभ और मॉडल था ओपीएस में, ओल्ड पेंशन में। वहीं जब यह एनपीएस में जाएगा तो एनपीएस में परिभाषित योगदान मॉडल है। अब बात करते हैं कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की। तो यूपीएस में हाइब्रिड परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान मॉडल का संयोजन। अब बात करते हैं गारंटीकृत पेंशन में। तो गारंटीकृत पेंशन में जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर दिया जाता था। वहीं एनपीएस की बात करें तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना पेंशन आपको दिया जाएगा। और वहीं बात करें यूपीएस का तो इसमें गारंटीकृत पेंशन है। अब बात करते हैं पेंशन की राशि का। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें तय था कि आपको कितना दिया गया था, और एनपीएस में चर है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं यूपीएस की। तो निवेश पर किए गए योगदान पर ब्याज सहित गारंटीकृत राशि जो यूपीएस के द्वारा दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें महंगाई भत्ते के माध्यम से दिया जाता था। उसमें एनपीएस जो अभी चल रहा है उसमें विशेष रूप से नहीं दिया गया। अब ओपीएस यूपीएस में देखते हैं शामिल किए जाने की अभी संभावना जताई जा रही है, यानी कि अभी शामिल करने पे विचार किया जा रहा है। आगे हैं कवरेज। केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था ओल्ड पेंशन स्कीम जो चलता था। उसके बाद अब बात करते हैं एनपीएस का। तो सशस्त्र बलों को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य और अन्य के लिए वैकल्पिक है एनपीएस। अब चर्चा करते हैं यूपीएस में क्या होने वाला है। तो यूपीएस में जो सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी दोनों के लिए यूपीएस होने वाला है। अब बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें कोई पोर्टेबिलिटी नहीं थी। वहीं बात करते हैं एनपीएस में तो इसमें सीमित पोर्टेबिलिटी है। और जब यूपीएस में जाते हैं तो पेंशन को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है। निष्कर्ष की बात करें, आइए निष्कर्ष पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को एक उद्देश्य से शुरू किया है और वह पुराने मॉडलों में मौजूद कमियों को भरना। हालांकि लोगों को यूपीएस के तहत पेश किए गए बदलाव पसंद नहीं आए हैं, इसलिए सरकार ने इसे अभी तक अनिवार्य नहीं किया है। पात्र सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजनाओं के बारे में अंतिम अंतिम निर्णय लेने से पहले गहन समझ होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।